पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। जैसा कि सब जानते हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अमित शाह से जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि क्या अगले साल भी बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाली है। तो अमित शाह ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहकर टाल दिया कि अगले साल जो भी होना है चुनाव के वक्त देखा जाएगा। उस वक्त जो भी फैसला लिया जाएगा वो अभी जवाब देने से बचते नजर आए अमित शाह। आपको बता दें कि इस जवाब के बाद अमित शाह के ये सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार वो चेहरा नहीं होंगे जिसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही साथ सवाल ये भी उठने लगा कि अगर एनडीए ने नीतीश कुमार को बिहार में चेहरा नहीं बनाया तो नीतीश कुमार के पास फिर क्या कुछ ऑप्शन है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने कुछ और कहा, वहीं बिहार में भाजपा के नेता कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होने वाले हैं। ये कंफ्यूजन क्यों दिख रहा है? देखिए, बिहार बीजेपी के नेता तो शुरू से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार के दौरान एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर कन्फ्यूजन बढ़ गया। अब जेडीयू को ये डर सताने लगा कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बीजेपी बिहार में ना कर दे। आपको पता है कि शिंदे को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, और जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिला शिंदे को मजबूर कर दिया हटने के लिए। तो जेडीयू को लगा कहीं अमित शाह के बयान का ये मतलब तो नहीं है कि ज़्यादा सीट जीतकर बीजेपी दावा कर देगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो सुगबुगाहट शुरू हुई और बात इतनी आगे बढ़ने लगी कि बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। पटना में कल बैठक हुई एनडीए नेताओं की, उसमें सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे, नेता शामिल थे, और सबने सफाई दी कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, वहीं सीएम रहेंगे। ये देखिए, नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत हैं और बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार तो बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं, जिनके बिना बीजेपी का काम ही नहीं चल सकता है। जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी है, उनके बिना काम नहीं चल सकता है। साथ ही ये भी देखा जाता है जो भी पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है उनका वोट परसेंट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जितनी वो सीटें जीतते हैं उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब अगले साल विधानसभा चुनाव है तो क्या भाजपा इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? देखिए, बीजेपी या आरजेडी किसी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ही परसेंट वोट बढ़ता है। आप 2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ ही सरकार बनाया उन्होंने। 2005 के बाद 2010 में चुनाव हुआ, उस समय भी जो नीतीश कुमार बीजेपी का वोट शेयर था वो 39% से ज़्यादा था और सीटें मिली थी 206। तो 2010 में तो 39% वोट शेयर था, लेकिन 2015 के चुनाव में उनका वोट परसेंटेज जब आरजेडी के साथ चले गए नीतीश कुमार तो 41% से ज़्यादा हो गया। मतलब एनडीए के साथ थे तो केवल 39% था और आरजेडी के साथ गए, महागठबंधन के साथ गए तो एक 41.84% वोट शेयर हो गया और सीटें भी अच्छी जीती। अब 178 सीटें जीत गए, मतलब महागठबंधन जीत गया, सरकार बन गई। देखिए, नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में है, आपको पता ही है। 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर 2010 में भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और वोट का परसेंटेज रहा 39.07% और सीटें जीती एनडीए ने 206 सीटें। तो सरकार मजबूती के साथ बन गई। सरकार बनाने के लिए तो 123 विधायकों का समर्थन चाहिए और एनडीए को मिल गया 206 सीट। तो कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में थे। लेकिन बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया नीतीश कुमार का 2010 के चुनाव के बाद और 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। आपको याद है, मोदी के नाम पर, मोदी को पीएम बनाने के नाम पर उन्होंने विद्रोह कर दिया और बीजेपी के साथ छोड़ दिया और अकेले लोकसभा चुनाव में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि उनकी पार्टी
ठिकाने लग गई, 2 सीट पर ही चुनाव जीत पाए। तब उनको एहसास हुआ कि बिना गठजोड़ के, कि बिना गठबंधन के आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते थे तुरंत, तो उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया और 2015 का चुनाव नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़े तो वोट का परसेंटेज बढ़ गया, 41.84% वोट मिला और सीटें भी अच्छी खासी मिल गई, 178 सीटें मिल गई, तो महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ भी जाते हैं तो वोट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, कुछ ही परसेंट बढ़ता है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, आपको याद है, तो वोट परसेंटेज इस बार घट गया, 37.26% वोट आया और सीटें भी घट गई। कहाँ 206 सीटें आई थी 2010 में और 2020 में आ गई 125 सीट। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को केवल 0.23% कम वोट शेयर मिला। सोच लीजिए, एनडीए से तेजस्वी यादव तो कांग्रेस और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश बीजेपी एक साथ, फिर भी उनका वोट का परसेंटेज घटा नहीं, केवल 0.23% शायद घटा था, लेकिन सीटें ज़्यादा घट गई, 15 सीटें घट गई। तो बाल बाल चुक गए, मतलब थोड़े से वोट से 12,000 या 15,000 वोट से वो चुक गए, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। सोचिए, तो वही तो तेजस्वी यादव को रहता है कि कहीं कांग्रेस के चलते तो नहीं वो सीएम बनने से रुक गए, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें दे दी थी, 19 सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस। तो उनको लगता है कि अगर कांग्रेस को हम नहीं दिए होते तो सरकार में होते, अपनी सरकार होती, हम सीएम होते। और उसी को लेकर देखिए लालू यादव ने इस बार झटका दे दिया है कांग्रेस को, ममता के बहाने संकेत दे दिया है कि अब कांग्रेस को उतनी सीट नहीं देने वाले हैं। इस बार मुकेश सहनी को तेजस्वी ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, कांग्रेस को फटका लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान होने वाला है। लालू यादव वाम दलों की सीट बढ़ाएंगे, वाम दल 50 सीट पर ताल ठोक रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। कांग्रेस से तो बढ़िया ही रहा है, कहिए आरजेडी से भी बढ़िया रहा है। तो अब उनकी मांगें ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको तो भाई 50 नहीं देंगे तो 40 तो देना पड़ेगा, 30-35 सीटें देनी पड़ेगी। कहाँ से आएंगी सीटें? मुकेश सहनी की मांग ज़्यादा है, वो कांग्रेस डिप्टी सीएम तो बनना ही चाहते हैं और कांग्रेस के बराबर सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता नहीं है कि कांग्रेस की सीट काटें और वाम दल और मुकेश सहनी के बीच बांटे। दूसरी बात ये है कि 2014 में मैंने अब बताया ही था कि नीतीश कुमार अकेले लड़े थे और मुँह की खानी पड़ी थी। और मुझे एक बात और याद आ रही है कि आरजेडी एलजेपी 2 चुनाव लड़े थे एक साथ, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें ही मिली थी, ठीक है। और आरजेडी और कांग्रेस, एलजेपी कांग्रेस आरजेडी मिल के लड़ी थी चुनाव, तो 25 सीटों पर जीत मिली थी। तो तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई थी नंबर 3 की पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़कर जब तेजस्वी यादव के साथ गए तो फिर से उसे नंबर 1 की पार्टी बना दी। तो कहा भी जाता है कि तेजस्वी यादव को, लालू यादव की पार्टी को जिंदा करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और आज भी तो ललचाए रहते हैं तेजस्वी, चाचा ही कहते हैं और उम्मीद बांधे हुए हैं कि भाई उधर से कुछ लगे हो, गड़बड़ होगा तो चाचा इधर आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई चूक करेगी। बीजेपी कोई चूक तो नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का जो बयान आया था उसमें साफ लग रहा था कि अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन है, लेकिन भाजपा के पास ऑप्शन की बेहद कमी है। अगर अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है, क्या कोई चेहरा है उनके मन में? देखिए, आपने देखा होगा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खूब डरा रहे हैं बीजेपी को। वो नीतीश कुमार को हराने और लालू यादव को हराने की बात कर रहे हैं। चुनाव में, पूरे उपचुनाव में कहीं उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी को हराओ, और ये कभी कह भी नहीं रहे हैं कि उनकी लड़ाई आरजेडी से है या नीतीश कुमार से है। वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या एनडीए से है।
तो वो दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बेहद कमज़ोर हो गए हैं, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। और हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से उनकी छवि को धक्का पहुंचा है। तो उसी बहाने प्रशांत किशोर ने कह दिया कि बीजेपी को हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ेगी तो उसकी नाव डूब जाएगी, और बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा है नहीं। तो अमित शाह भाई प्रशांत किशोर की बात को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि उनके लिए भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, जाने माने देश के चुनावी रणनीतिकार हैं। तो उनको लगा होगा कि भाई कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई है, और लगातार आरोप लग रहा है कि भाई सरकार वो नहीं चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से अमित शाह चाहते होंगे कि इसको अभी टाल दिया जाए, नेतृत्व के सवाल को, मुख्यमंत्री के सवाल को। लेकिन जेडीयू टालने देगी तब ना, क्योंकि जेडीयू को भरोसा होता बीजेपी पर तब तो कोई विरोध नहीं था, चुनाव बाद तय हो जाता। अभी चुनाव लड़ लेता एनडीए बिना चेहरा के कि चुनाव बाद तय करेंगे। लेकिन जेडीयू को भरोसा नहीं है बीजेपी पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया यहाँ भी खेल कर सकती है। तो इसलिए जेडीयू चाहता कि नहीं भाई, जो भी तय करना है चुनाव के पहले तय कर लीजिए। और अब तो जेडीयू ये कोशिश करेगा कि भाई हमको 120 से कम सीट नहीं चाहिए, आधा सीट चाहिए। आपको जो सहयोगी रखना है अपने साथ रखिए, अपने हिस्से की सीट दीजिए। जेडीयू ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगा, ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीतीश कुमार ही सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। वो कांग्रेस पार्टी, एलजेपी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, बिना आरजेडी के भी, और अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, कई बार जा चुके हैं। तो जहाँ कुर्सी की बात आएगी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या बदल जाएंगे कि अब नहीं, अब सिद्धांत की लड़ाई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो 2 बार बदल चुका है, तीसरी बार भी बदलेगा। और भाई अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए सब कोई करेगा। नीतीश कुमार करेंगे तो कौन नई बात हो गई। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी टरका नहीं पाएगी, ठिकाने नहीं लगा पाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, भाजपा इतना बड़ा रिस्क जैसा कि आपने कहा नहीं ले सकती, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, भाजपा के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं कोई हिंट है कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो सकती है अगले साल चुनाव में? देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी की उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव दिखते हैं। और मुझे तो याद है 2005 से मैं देख रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इतना काम करता हो। काम के मामले में तो आप नीतीश कुमार को नहीं दोषी ठहरा सकते, बहुत काम किया, और घर परिवार भी पीछे छूट गया। नीतीश कुमार इतना काम किया, और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, सड़कें बनी, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, माहौल बदला है, बिहार बदला है। जिन लोगों ने 20 साल पहले का बिहार देखा होगा वही बताएंगे कि बिहार बदला है। लेकिन जितना काम पहले टर्म में हुआ, दूसरे टर्म में हुआ, आगे नहीं हो पाया। दूसरे टर्म के बाद तो बीजेपी से झगड़ा ही हो गया उनका, उस वजह से भी बैक गियर लग गया। और पहले टर्म में आए तो 4-5 साल में धुआंधार काम किया, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, किसानों के लिए, बिजली के लिए, और काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। लेकिन अब उम्र ज़्यादा हो गई है, पार्टी को केवल नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ही बचा सकता है। नीतीश कुमार चाह कर भी किसी तीसरे को, थर्ड आदमी को पार्टी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। उत्तराधिकारी तो अपने बेटे को ही बनाना पड़ेगा, और वो राजनीति में अपने परिवार के एंट्री के खिलाफ हैं, शुरू से रहे हैं। कभी आज तो उनके बेटे की रुचि भी नहीं है राजनीति में, लेकिन मजबूरी होगी, मेरा अनुमान और अनुभव कहता है कि ये मजबूरी बन जाएगी नीतीश कुमार की या जेडीयू की, कि उनके बेटे को आगे लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चुनाव मजबूती के साथ जीत जाएंगे विधानसभा, तो निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और वो पढ़े लिखे हैं, वो भी इंजीनियर हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे, हाँ, कभी विवाद में नहीं रहे, नीतीश कुमार के लिए कभी परेशानी का सबब नहीं बने। उनका, नीतीश कुमार भाग्यशाली हैं इस मामले में कि उनका परिवार कभी उनके बदनामी का कारण नहीं बना। तो निशांत क्यों नहीं बन सकते हैं सीएम? उनकी पार्टी तो पार्टी बचाने के लिए कहेगी कि निशांत को आगे आना पड़ेगा, और निशांत को पार्टी बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। भले नीतीश कुमार संन्यास की घोषणा कर दे, उसके बाद निशांत की एंट्री होगी, लेकिन निशांत की संभावना है सीएम बनने की।
चलिए, निशांत कुमार की संभावना है मुख्यमंत्री बनने की अगले साल। अमित शाह ने जो बयान दिया उसके बाद बवाल तो काफ़ी हुआ, बयानबाजियां हुई, लेकिन लगातार बिहार भाजपा जो है वो डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। सीधे कहते नजर आ रही है कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। वैसे भी भाजपा के पास ऑप्शंस की कमी है, नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और अगर अगले साल नीतीश कुमार मजबूती के साथ अपनी पार्टी को जीत दिलवा पाते हैं तो बड़ी संभावना है इस बात की कि उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में कराई जाए। अगले साल चुनाव हैं, बड़े बड़े खेले होने वाले हैं, क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।